यू आर कैम्प्यूट्स। सो आज के क्लास में हम मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो आज के क्लास को आप एज अ टेस्ट भी कंसीडर कर सकते हो। मीन्स जितने टॉपिक हमने अब तक मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर के डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू मैं आपको यहाँ कराऊंगी, उन एमसीक्यूज के आंसर आपको साथ साथ अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करने हैं मेरे आंसर बताने से पहले, सो दैट आप चेक कर सको कि आपको कितना मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? चेयर, एयर, वाटर एंड थॉट्स। सी, जब हमने मैटर टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था? मैटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? दैट मैटर मस्ट हैव मास एंड वॉल्यूम, कि मैटर के पास मास भी होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो चेयर हमारी क्या है? सॉलिड स्टेट के अंदर है, और जो सॉलिड्स होते हैं उनका मास भी होता है एंड वॉल्यूम भी होता है। एयर में भी हमने पढ़ा था कि मैटर हमारे गैसियस स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई ना कोई मास भी होगा और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट वाटर क्या है हमारा? लिक्विड है। लिक्विड भी क्या होते हैं? मैटर होते हैं। नाउ थॉट्स। अब देखो थॉट्स हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं जैसे लव, एग्रेशन, ये जो फीलिंग्स हमारी होती हैं ये फीलिंग्स हमारी मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होती। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज थॉट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैटर हैज डैश एंड डैश। अभी मैंने क्या बताया कि मैटर जो है उसको टू प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना जरूरी है। वो टू प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? कि मैटर के पास मास होना चाहिए एंड वॉल्यूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? एरिया एंड वॉल्यूम, इनकरेक्ट। एरिया एंड मास, ये भी क्या है? इनकरेक्ट। मास एंड एनर्जी, ये भी इनकरेक्ट है, बट मास एंड वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो क्या आ जाएगा? मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? अब देखो जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो आपने देखा है टेम्परेचर को केल्विन के अंदर भी मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट के अंदर भी मेजर किया जाता है एंड डिग्री सेल्सियस के अंदर भी मेजर करते हैं। सो हमें यहाँ क्या ऑप्शन दे रखी है? फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस एंड जूल। जूल तो बिल्कुल डिफरेंट है। जूल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? ये तो हमारा क्या है? इनकरेक्ट आंसर है। नाउ फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में से जो एसआई यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की, वो क्या होती है? केल्विन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोलिसिस एंड कोलिशन। सबसे पहले ये देखो कोलिशन क्या होता है? कोलिशन मीन्स जब कोई भी दो सब्सटेंस या कोई भी दो चीज़ें हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोलिशन। मीन्स जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड जब करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं कि वो दो सब्सटेंस क्या शो कर रहे हैं? कोलिशन शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ है, लिसिस मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन। सो अगर किसी सब्सटेंस में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो डिसोसिएट हो गया तो उससे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू वो सब्सटेंस क्या हुआ? डिसोसिएट हो गया। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं वाटर का, वाटर हमारा क्या होता है? H2। क्लियर है? वाटर बना किससे है? हाइड्रोजन गैस से एंड ऑक्सीजन गैस से। सो अगर हम H2O में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दें तो क्या होगा कि जो वाटर है वो डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में। सो जो ब्रेकडाउन है वाटर का into H2 gas, hydrogen gas and oxygen gas in the presence of electricity is called electrolysis. So ये जो intermixing है particles का वो electrolysis तो नहीं होता ना, वो collision होता है। So next क्या है? osmosis। osmosis देखो क्या होता है? osmosis होता है movement of particles from low concentration to high concentration। क्लियर है? ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस हमारा रिवर्स होता है किसका? डिफ्यूजन का।
क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हमने देखा था कि अगर हम एक रूम के अंदर इंसेंस स्टिक जो है उसको बर्न कर देते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जहां हमने इंसेंस स्टिक बर्न की हुई है वहां पे खुशबू क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। जबकि अगर हम दूसरे रूम में जाके स्मेल करते हैं तो वहां हमें जो फ्रेग्रेंस आएगी इंसेंस स्टिक की वो क्या आएगी, कम आएगी। मीन्स जो पार्टिकल्स है इंसेंस स्टिक के वो कैसे मूव कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर है। सो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स के दो सब्सटेंस है हमारे पास, दोनों के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, जैसे हमने KMnO4 का एग्जांपल लिया था कि हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल थे। हमने पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को जब वाटर के अंदर डाला तो क्या हुआ कि पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे क्या हुए, सारे वाटर के अंदर स्प्रेड हो गए। मीन्स वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो और जो KMnO4 के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के साथ क्या हुए, इंटरमिक्स हुए। मीन्स KMnO4 इज शोइंग डिफ्यूजन प्रोसेस विद वाटर। क्लियर है। सो द करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करना स्टार्ट करता है एंड 0 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अभी मैंने क्या बताया कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर, मीन्स आइस के अंदर। सो अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तब भी उसकी स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड स्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर। हमने चैप्टर जब रीड किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट्स तो होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन 3 स्टेट्स के अलावा 2 और स्टेट एग्जिस्ट करती है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो यहाँ इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग, ये जो 4 स्टेट दे रखी हैं इन स्टेट में से एक और स्टेट मैटर की कौन सी है 3 स्टेट्स के अलावा। सो कौन सी स्टेट आएगी, आइंस्टाइन स्टेट नहीं, क्यों, क्योंकि अब वो हमारी जो 5th स्टेट थी वो क्या थी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट हो सकती है, जेली स्टेट तो कोई होती नहीं है, और सुपर स्टेट भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट। अगर यहाँ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पूछा होता, गिवन होता, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता। लेकिन यहाँ क्या मेंशन है, आइंस्टाइन स्टेट। ऐसे तो हमने कोई स्टेट नहीं पढ़ी जिसमें सिर्फ आइंस्टाइन स्टेट हो। हमने क्या पढ़ा है कि मैटर जो है उनकी 3 स्टेट के अलावा एक प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स कि अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन स्टेट क्या हुई मैटर की, वो चेंज हो गई। मीन्स मैटर सॉलिड लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया विदाउट रेजिंग इन टेम्परेचर। सो जो हीट हमने दी वो हीट कहाँ यूज हुई, वो हीट हमारी लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे थे उनको ब्रेक डाउन करने में यूज हुई है। क्लियर है। सो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, वो हमारी किस टाइप की हीट है, हिडन हीट है। वो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही, मीन्स वो हीट हमें शो नहीं हो रही है, लेकिन वो हीट हमारी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रही है। सो उस टाइप की हीट को हमने क्या बोला, हिडन हीट। अब जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हमें क्या गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन। सो अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो हमें पता है कि जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है सो कौन सा प्रोसेस होगा, वेपराइजेशन का। और सिंस टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, बस फिजिकल स्टेट जो है मैटर की वो चेंज हुई, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट। अभी हमने क्या बोला, लेटेंट मीन्स क्या होता है,
छुपी हुई हीट जिसने टेम्परेचर को रेज किए बिना मैटर की स्टेट जो है उसको चेंज कर दिया। सो लेटेंट का मतलब क्या होगा, हिडन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और नन। सी, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डेंसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ड इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस और कोलिशन। अर्दन पॉट क्या होता है, मटका जो होता है। क्या देखा है हमने कि गर्मियों के मौसम में जो अर्दन पॉट है उसको कितनी ही गर्मी क्यों ना हो लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो कैसा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। रीज़न क्या है कि हमारा जो अर्दन पॉट होता है उसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं और उन टाइनी होल्स में से जो वाटर है अर्दन पॉट के अंदर वो कंटिन्यूसली क्या होता है, वेपराइज होता रहता है। और जब भी लिक्विड से वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा तो उस केस में लिक्विड को क्या चाहिएगी, हीट चाहिएगी। और वो हीट वो कहाँ से ले रहा है, अपने सराउंडिंग से ले रहा है। जब उसने अपने सराउंडिंग से हीट ले ली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, सो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इसी फिनोमिना की वजह से क्या होगा कि अर्दन पॉट के अंदर जो वाटर है वो क्या रहेगा, कूल रहेगा। क्लियर है। सो ये प्रोसेस क्या होता है, इवेपोरेशन का। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इवेपोरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड वेपर्स इनटू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि अगर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है किस टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, के बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। क्लियर है, इवेपोरेशन। और हमने एक क्या पढ़ा था कि जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या था कि वेपराइजेशन का प्रोसेस तब होगा जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने से पहले ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया सो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि एक उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है और दूसरा बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, that is evaporation. Clear है। Next question is which of the following undergo sublimation? Camphor, aluminium chloride, ice और both A and B। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्या है। देखो सब्लिमेशन किससे बना है, सब्लाइम। सब्लाइम मीन्स कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स वो किस फिनोमिना के या किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, सब्लिमेशन। या हम बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो यहाँ हमें दे रखा है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर। आपने देखा होगा कपूर जो है उसकी छोटी छोटी क्या आती हैं, बॉल्स आती हैं, गोलियां आती हैं। अगर हम कैम्फर को थोड़ी देर के लिए ओपन इन्वायरमेंट में रख दें तो हम क्या देखेंगे कि पहले जो कैम्फर सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट था थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो वेपराइज होके डिसअपियर हो गया। हमें वहाँ उस जगह पे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कैम्फर क्या शो करता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड को ले रखा है और हम उसको हीट कर दें तो क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड पहले सॉलिड स्टेट के अंदर था, अब क्या होगा कि वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये दोनों किसका प्रोसेस शो कर रहे हैं, सब्लिमेशन का। अगर आइस की बात करें तो हमने देखा है कि आइस जो है पहले वो मेल्ट करेगी, मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में आएगी। लिक्विड स्टेट में आने के बाद अगर हम उसको हीट करते हैं सो देन वो आइस किस में कन्वर्ट होगी, गैस के अंदर कन्वर्ट होगी या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड विच हैज हाइएस्ट रेशियो ऑफ इवेपोरेशन इज। कौन सा लिक्विड है वो जिसकी रेशियो ऑफ इवेपोरेशन या फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। सॉरी यहाँ आएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर है, क्या आएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका होगा, पेट्रोल, नेल पेंट रिमूवर, वाटर और अल्कोहल। अब देखो इसमें अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तो हमने देखा है कि उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, बहुत कम होता है। अगर किसी जग के अंदर हमने वाटर को फिल करके रखा हुआ है तो क्या होगा, कई दिन तक अगर हम देखेंगे तो वाटर का इवेपोरेशन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो इवेपोरेशन होता है।
क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का भी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होता है, स्लो होगा। सबसे ज़्यादा फास्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका होता है, नेल पेंट रिमूवर का। कैसे, अगर हम नेल पेंट रिमूवर की एक छोटी सी बोतल लेके आते हैं और हमने उस बोतल को थोड़ी देर के लिए क्या किया, ओपन छोड़ दिया, हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो बोतल पहले फिल थी बिल्कुल एसीटोन से या नेल पेंट रिमूवर से, अब वो क्या है, एम्प्टी हो गई है। मीन्स उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि लिक्विड जो है उनमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका फास्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी नेल पेंट रिमूवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज boiling point of water in degree Celsius and Kelvin is 373 degree Celsius and 273 Kelvin, 0 degree Celsius 273 Kelvin, 100 degree Celsius 373 Kelvin and 373 degree Celsius and 0 Kelvin। सो हमने क्या पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसके अंदर 273 जो है वो ऐड कर देंगे। अगर हमें कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के अंदर 273 ऐड कर देंगे। सो हमारा टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर हमने 273 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 373। सो डिग्री सेल्सियस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 373 केल्विन। क्लियर है। सो वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब हमने क्या देखा कि वाटर जो होता है, जैसे वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है, हमने क्या किया, हमने लिक्विड को हीट दी, हीट देने से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स के अंदर, बट उसका टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। तो जो हमने हीट दी वो हीट कहाँ यूज हो गई, लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे थे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। सो जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उनको हीट ज़्यादा मिली है, लेकिन वो हीट हमारी यूज़ हो गई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने में। जबकि जो वाटर होता है उसकी जो हीट क्या होगी, उसकी जो एनर्जी है वाटर की वो क्या होती है, कम होती है वाटर वेपर्स के कंपैरिजन में। सो जो हीट हमने दी वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो वाटर वेपर्स के पास है वो किस फॉर्म में है, जब लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ तो कौन सा प्रोसेस हुआ, वेपराइजेशन का। और जो हिडन हीट है, जो टेम्परेचर को रेज किए बिना क्या कर रही है, मैटर की स्टेट को चेंज कर रही है, वो कौन सी हीट है, लेटेंट हीट। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नो, फ्यूजन का प्रोसेस तो नहीं है यहाँ, तो वेपराइजेशन का प्रोसेस है। सो ए विल बी द इनकरेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यस, वेपराइजेशन हमने देखा कि प्रोसेस वेपराइजेशन का हो रहा है और जो हीट है वो हिडन हीट है, क्योंकि उसने टेम्परेचर को रेस नहीं किया, सिर्फ क्या किया, मैटर की स्टेट को चेंज किया। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मीन्स क्या था कि अगर हमने कोई भी मैटर ले रखा है उसको हम प्रेस कर रहे हैं, सो प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो प्रेस हो रहे हैं या फिर उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, मीन्स प्रेस होने की टेंडेंसी है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्लियर है। सो हमने क्या देखा था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से सॉलिड हमारे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनके जो पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं एंड उनके बीच में जो स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, वो क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। इसलिए सॉलिड को अगर हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मीन्स हम उनको प्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड सॉलिड के कंपेरिजन में कंप्रेसिबल है बट उनकी भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। एंड गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं बिकॉज गैसेस के पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। जब हम उनको प्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स आपस में क्या आएंगे, क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम उनको प्रेस कर पा रहे हैं। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी किसकी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सो गैस की कंप्रेसिबिलिटी तो क्या होती है, ज़्यादा होती है,
ठीक है। प्लाज्मा भी हमारी क्या है, एक गैस स्टेट जो है उसी की ही फॉर्म होती है। अगर हम गैसेस को और ज़्यादा फर्दर हाई टेम्परेचर पे कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर। सो C एंड D कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। नाउ A एंड B में से अगर हम देख रहे हैं तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। सो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी कौन शो कर रहा है, सॉलिड। सो द करेक्ट आंसर विल बी सॉलिड, दैट इज B विल बी द ऑप्शन, B विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। Now the next question is rate of evaporation increase with increase of surface area, increase of temperature, increase of humidity और all of the above। जब हमने evaporation का टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation जो है वो भी डिस्कस किए थे। अब कौन कौन से फैक्टर्स थे जो evaporation को अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट इज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट कर रहा था कि अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं किसी भी मैटर का, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। हमने एग्जांपल लिया था कपड़े सुखाने का कि अगर हम एक बेडशीट को फैला के सुखा रहे हैं और एक बेडशीट को ऐसे ही निचोड़ के हमने डायरेक्ट वायर के ऊपर डाल दिया तो कौन सी बेडशीट जो है वो जल्दी ड्राई होती है, जिस बेडशीट को हमने स्प्रेड करके सुखाया है। क्लियर है, मीन्स उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस केस में इवेपोरेशन भी क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। क्लियर है। सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर, हमने देखा है गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज कंपेयर टू विंटर। रीज़न क्या है कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और विंटर में टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। सो टेम्परेचर पे भी कैसे इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भी इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। सो ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट फैक्टर इज डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में हमने देखा था ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, के वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट है एयर में वो उसकी क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी। अगर वाटर वेपर्स ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एयर की, अगर वाटर वेपर्स कम है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, एयर की कम होगी। सो अगर हमारी एयर पहले से ही उसके अंदर वाटर वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा है, इट मीन्स उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है। सो जो लिक्विड से कन्वर्जन है वेपर्स के अंदर वो क्या होगा, लो होगा, क्योंकि एयर की एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कि वो इतने अमाउंट के वाटर वेपर्स जो है उनको होल्ड कर सकती है। अगर पहले से ही जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है, सो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर कम होगी सो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि चारों के चारों, तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state of matter consists of super energetic and super excited particles in the form of ionized gas? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था कि सुपर एनर्जेटिक होते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉर्मली होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अपनी पोजीशन पे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। लिक्विड के अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, कम है, और जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजिशन के ऊपर, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती क्योंकि इनमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में लेस है। और गैसेस जो है, गैसेस के अंदर भी क्या है, जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, मीन्स उनके अंदर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हैं, लेकिन सुपर एनर्जेटिक स्टेट कौन सी होती है, प्लाज्मा स्टेट। अगर हम गैस का जो टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करेंगे सो गैस क्या करेगी, गैस अपनी सुपर आयनाइज्ड फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगी और खुद किस में कन्वर्ट होगी, आयंस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सो इस टाइप की स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आयन कंडेंसेट दोनों स्टेट मैंने अच्छे से चैप्टर जब कराया था तब उसके अंदर डिस्कस की हुई है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अभी तो हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। विंड स्पीड यहाँ हमें कौन कौन से दे रखे हैं, ह्यूमिडिटी, surface area, temperature and all. So the correct answer is D, that is all. Now the next question is what is the physical state of matter at -50 degrees Celsius? -50 मीन्स क्या है, अगर हम मैटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, वाटर है,
वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो अगर टेम्परेचर लेके जा रहे हैं तो वो टेम्परेचर किस में आता है, माइनस के अंदर। मीन्स ये -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है। और जब 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर होता है तो मैटर हमारी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज सॉलिड स्टेट के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैव ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन स्टेट्स के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, इन चारों स्टेट में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होते हैं, सॉलिड के अंदर। क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन कम है, और गैसेज में अगर बात करें तो गैसेज में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। क्लियर है, सो द करेक्ट आंसर इज सॉलिड। प्लाज्मा में क्यों नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा भी हमारी एक गैस स्टेट जो है उसकी ही फॉर्म है। अगर गैस को हम और ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते जाएंगे सो क्या होगा, हमारी जो गैसेज है वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लाज्मा स्टेट में, विच इज़ अ आयोनाइज्ड स्टेट। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है। क्या स्टेटमेंट है, फर्स्ट इज वेपराइजेशन इज रिवर्स ऑफ फ्यूजन। देखो वेपराइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एंड फ्यूजन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। लेकिन ये एक दूसरे की रिवर्स थोड़ी है, ये तो दोनों एक दूसरे क्या है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। सेकेंड इज फ्यूजन इज रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन भी रिवर्स नहीं हो सकती वेपराइजेशन की। रिवर्स का मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड, बट यहाँ क्या है, फ्यूजन तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एंड वेपराइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड इज सब्लिमेशन इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। देखो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया या वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। सो वो हमारा प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन का। वहीं अगर कंडेंसेशन की बात करते हैं तो कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, कंडेंसेशन मीन्स होता है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। सो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ हमारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। देखो कंडेंसेशन मीन्स क्या है, लिक्विड वेपर से लिक्विड के अंदर कन्वर्जन, एंड वेपराइजेशन मीन्स क्या है, लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन। मीन्स ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल रिवर्स है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी मीन्स अगर हमने एक सोल्यूट ले रखा है और एक सॉल्वेंट ले रखा है। सोल्यूट क्या होता है, जैसे सपोज मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन के अंदर मुझे किस किस चीज़ की नीड पड़ी, एक तो शुगर होनी चाहिए और लिक्विड होना चाहिए, मीन्स वाटर होना चाहिए। अगर हमें एक्वा सॉल्यूशन बनाना है शुगर का तो सो जो हमारा लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, जो हमारा लिक्विड है उसे हमने क्या बोला, वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और जो हमारी शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है। जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्लियर है। अब अगर देखो सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो सोल्यूबिलिटी मीन्स कि शुगर हमारी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई चीज़ है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, कम होगी। हमने नॉर्मली देखा है कि अगर हम सोल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हमने सोल्ट लिया उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, एक्वा सॉल्यूशन बनाया सोल्ट का, तो नमक क्या होगा, जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। मीन्स नमक की जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर शुगर की बात करें तो शुगर क्या होगी, उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा।
ठीक है। अब हमें ऑप्शंस में क्या दे रखा है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मीन्स हमें सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखना है। सो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज मैंने आपको कोल्ड वाटर दे दिया और हॉट वाटर दिया, और उसमें मैंने आपको बोला कि आपको 3 स्पून जो है वो शुगर की डिसॉल्व करनी है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो 3 स्पून्स हैं वो अगर आप हॉट वाटर के अंदर डालोगे और उसको स्टिर करोगे स्पून से, तो जो शुगर है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। वहीं अगर हम शुगर को कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। सो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हॉट वाटर था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, जो कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर कम है। मीन्स सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। जब टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। सो हम क्या बोल सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसमें अगर हमने कोई भी चीज़ डिसॉल्व करनी है, अगर हम सॉल्वेंट का क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। सो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी सॉल्यूट की वो सॉल्वेंट के अंदर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। अब हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक किया था चैप्टर के अंदर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता था। उसमें कौन से फैक्टर्स थे, मेनली 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनके ऊपर मैटर की चेंज ऑफ स्टेट जो है वो डिपेंड करती है। कौन कौन से, कि अगर हम मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दें, मीन्स जैसे आइस है, आइस का मैंने टेम्परेचर चेंज किया, आइस को थोड़ा सा हीट कर दिया, सो क्या होगा, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स उसका क्या हुआ, स्टेट जो है वो चेंज हो गई। सेकेंड, प्रेशर से भी था, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि गैसेस हैं हमारी, गैसेस में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। ठीक है, मीन्स के चेंज ऑफ स्टेट जो है मैटर की वो किन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर। सरफेस एरिया पे थोड़ी डिपेंड करेगी कि सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो मैटर की स्टेट चेंज हो गई, नहीं, सिर्फ हमारी जो चेंज ऑफ स्टेट है मैटर की वो ओनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस चूज करनी है करेक्ट, मीन्स हमें 2 कॉलम दे रखे हैं, एक कॉलम में प्रोसेस है और एक में स्टेट है। हमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सी स्टेट जो है वो कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस कौन सा ऑप्शन है, बी, मीन्स फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है, बी। ठीक है। सेकेंड, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड इनटू गैस इज डी, सो यहाँ क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट इज फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड कौन सा ऑप्शन है, सॉलिड टू लिक्विड इज ए। एंड लास्ट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कंडेंसेशन। तो गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन, मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, थर्ड ए एंड फोर्थ सी। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस। हमें करेक्ट सीक्वेंस जो है वो चूज करनी है। हमें 2 वो कॉलम दे रखे हैं, एक में क्वांटिटीज है और एक में एसआई यूनिट है। अब देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, सो क्या आ गया इसका, 4th। क्लियर है। नेक्स्ट इज मास, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम कौन से ऑप्शन में, 3rd, तो फर्स्ट का क्या है, 3rd। वॉल्यूम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इज 2nd। एंड प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल, और पास्कल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से। सो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, जिसके अंदर फर्स्ट 4th है, सेकंड 3rd है, 3rd 2nd है एंड 4th 1st है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ से, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बल्क फिनोमिना एंड सरफेस फिनोमिना। अब बल्क फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना मीन्स जैसे हमें दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन एंड नन। नाउ सी
बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है कि अगर हमने लिक्विड ले रखा है और लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जब रीच करेगा तो पूरे लिक्विड का एक रीच करेगा, मीन्स पूरा जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सरफेस वाले जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनका 100 डिग्री सेल्सियस है और जो अंदर के पार्टिकल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। मीन्स लिक्विड जो है, जो वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पूरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा थ्रू आउट द लिक्विड। नाउ और इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। लेकिन इवेपोरेशन कौन से सरफेस का होगा, जो अपर लेयर होती है लिक्विड की उसका इवेपोरेशन होगा। जैसे ही अपर लेयर जो है उसके पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर जो लोअर लेयर थी वो कॉन्टैक्ट में आएगी इन्वायरमेंट के और वो किस में कन्वर्ट होगी, वेपर्स में। मीन्स इवेपोरेशन हमारा सरफेस फिनोमिना होता है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा बल्क फिनोमिना होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहले इसने क्या पूछा है, बल्क फिनोमिना, तो बल्क फिनोमिना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, एंड सरफेस फिनोमिना क्या है, इवेपोरेशन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बी में देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन सेम है बिल्कुल, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है। अगर हम पहले इसने बल्क फिनोमिना पूछा है, बल्क फिनोमिना में अगर इवेपोरेशन कर दोगे तो क्या होगा, इनकरेक्ट, बिकॉज इवेपोरेशन हमारा कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रेशर जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल, और पास्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी पी ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड सरफेस ऑफ गैस टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर इज। मीन्स आपने देखा होगा कि अगर हमने एक ग्लास ले रखा है उसमें अगर हम आइस कोल्ड वाटर ऐड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ग्लास है उसके बाहर की तरफ क्या बन जाते हैं, वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती है। वो किसकी वजह से होती है, कंडेंसेशन की वजह से। फ्यूजन मीन्स तो क्या है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन। लेकिन हमने तो क्या देखा कि हम आइस कोल्ड लिक्विड वाटर को पोर कर रहे हैं ग्लास टम्बलर के अंदर, सो फ्यूजन तो होगा नहीं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, सो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन। मीन्स कंडेंसेशन की वजह से ही आइस कोल्ड वाटर को जब हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के बाहर क्या बन जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बनने लग जाती है कंडेंसेशन की वजह से। क्लियर है। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने आज यहाँ डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन आपने भी साथ साथ अपने नोटबुक के अंदर उनके आंसर जो है वो राइट डाउन किए होंगे। अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चन या उससे अबव आपके करेक्ट है, इट मीन्स आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया है। एंड यस, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स की 30 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन press the like button and don't forget to share, subscribe and comment. Thank you.